हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर दी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज सीएसआर नेट से रिलेटेड उसका आज लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्यों है और उसके उसके बेसिस पे सीएसआर नेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीएसआर नेट से रिलेट करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है, उसका मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि डीएनए किस टाइप से मीन्स रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, वो जो प्रूफ किया था वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन सीएसआर नेट में आते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसका मतलब भी समझाया था मैंने। कंजर्वेटिव यानी अगर जैसा का तैसा अगर कंजर्व किए तो उसको कंजर्वेटिव टाइप बोलेंगे, और अगर मिक्स कर दिया पूरा तो वो डिस्पर्सिव टाइप हो गया। और अगर ये देखो ये लाइक सेमी कंजर्वेटिव है, नाइदर कंजर्वेटिव नॉर डिस्पर्सिव, क्योंकि इसमें मिक्स तो किया नहीं गया, पूरा मिक्स नहीं किया गया। लेकिन इसको जैसे ये है, ये अगर जैसे का वैसा इधर रहा होता तो इसको कंजर्वेटिव टाइप बोला जाता, लेकिन ये वैसा नहीं है। इन दोनों को सेपरेट करके यहाँ पे नया स्टैंड डेवलप हो गया, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन बोला गया है। देखो ये न्यू स्टैंड है जो हमारा ये शो किया गया है, और जो रेड कलर का स्टैंड है वो नया बनाया गया है। ठीक है, तो ये डिस्कस कर चुके हम ये कंजर्वेटिव टाइप किस टाइप के होता है, सेमी कंजर्वेटिव जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और डिस्पर्सिव या फिर इसी को नॉन कंजर्वेटिव बोला जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी जैसा का वैसा नहीं है, पूरा का पूरा नया तैयार हो रहा है। ठीक है, इनमें से ये दो जो है कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, ये कभी भी नेचर में आज तक देखे नहीं गए, एक्चुअली होते ही नहीं है। और जो कंजर्वेटिव है इट इज ओनली फाउंड इन नेचर। और जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि सेमी कंजर्वेटिव, सबने बोल तो दिया सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन क्यों है, हम कैसे भरोसा कर ले कि सेमी कंजर्वेटिव ही है, इसका जो भरोसा दिलाने का काम है वो किसने किया था, मेसल्सन एंड स्टाल, द वेल नोन साइंटिस्ट दैट एवरीवन हैव माइट हैव हर्ड अबाउट देम। तो रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट दे हैव प्रूव दैट द रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ठीक है, मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, सबसे पहली बात तुमको ये पता होनी चाहिए कि हम एक मीडिया तैयार करते हैं जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, और उसमें ग्रो करने मतलब उसमें एक एज अ न्यूट्रिएंट डालेंगे जो उनको जो उनको नाइट्रोजन का सप्लाई दे सके। तो अमोनियम क्लोराइड इज द नाइट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन आवर मीडियम। जो भी हम मीडिया तैयार करेंगे उसमें नाइट्रोजन की सप्लाई के तौर पर हम अमोनियम क्लोराइड को डाल देंगे। जनरली जो नाइट्रोजन हम देखते हैं या फिर जो भी हम स्टडी करते हैं वो N14 होता है, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर एक दूसरा होता है जो कि इन्होंने यूज किया था उनके एक्सपेरिमेंट्स में, वो था हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। उसमें एक न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा थी। इसके नॉर्मल के कंपैरेटिवली इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हेवी आइसोटोप। आइसोटोप क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन चेंज है, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा जाए तो उन्होंने जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो था इश्चरिशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई के नाम से पहचानते हैं। और वो टेक्निक जो यूज की थी वो थी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज या फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। उसका क्या मतलब है वो भी देखेंगे। ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे उसको अलग अलग किया गया है, इसलिए हेवी आइसोटोप यूज किया गया है। इन सबको इनका रिलेशन कैसा है क्या है वो हम देखते चलेंगे। वो जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज था, वो सेंट्रीफ्यूज एक ट्यूब होती है जिसमें सोल्यूशन डाला जाता है, और वो सोल्यूशन कौन सा था, सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन उसमें डाला गया था। ठीक है, तो किस टाइप का उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया था या फिर किस टाइप में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो इकोलाई थी उसको एक मीडियम पे ग्रो किया। जैसे मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, उनको ग्रो करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो नेचुरली ग्रो होंगे तो वो वहां बाहर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अब हमको क्या करना है, उसको लैब में ग्रो करना है, तो उसको एक पर्टिकुलर जो उसकी जरूरत की सारी चीजें हैं वो डाल के एक मीडिया प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मीडिया प्रिपेयर करते समय हमको एक खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम नाइट्रोजन का सोर्स डाल रहे, जो उनको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस
नाइट्रोजन बेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, यानी न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी सेल डिवाइड होगी, उसको 1 से 2 कॉपीज़ बनानी होगी डीएनए की, तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होगा, ठीक है? तो एज़ अ नाइट्रोजन का सोर्स हम उसको अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे। तो अगर मान लो अमोनियम क्लोराइड N15 वाला है, उस पर ग्रो कर रहे हैं हम। हमारा मीडियम ले लिया, मीडिया में एक जो हमने अमोनियम क्लोराइड डाला, उसमें जो नाइट्रोजन था वो N15 वाला था, और उस पे जब ग्रो करेंगे तो वो यूज़ करेंगे ना बैक्टीरिया, N15 ही यूज़ करेंगे। तो उनके जो डीएनए में N15 मीन्स इनकॉर्पोरेट होते चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका इसका क्या फ़ायदा होते चला जाएगा कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, उनके सारे के डीएनए में अब N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन दिखेगा, ठीक है? और फिर अगर वही नाइट्रोजन, वही जो मतलब इकोलाई है जिनके डीएनए में अभी N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन है, उसको अगर नॉर्मल N14 वाले पे डाल दिया, तो अब जो नए बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं, उनके डीएनए में N14 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो समझो। मीडिया में जो भी हमने नाइट्रोजन डाला है, वो इस्तेमाल करेंगे अपने ग्रोथ के लिए, अपना डीएनए फॉर्म के लिए करने के लिए उसको वो इस्तेमाल करेंगे। हम जो प्रोवाइड करेंगे उसको वो बैक्टीरिया यूज करेंगे। हमने शुरू में N15 प्रोवाइड किया था, उन्होंने N15 यूज कर लिया, इसलिए सारे बैक्टीरिया में N15 15 15 इनकॉर्पोरेट होते चला गया। अब हमने क्या किया, N14 डालना शुरू कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे, जो नए हैं, पुराने नहीं, जो अभी नहीं, जो अब नए बनने वाले हमारे N14 वाले अमोनियम क्लोराइड ट्रांसफर करने के बाद जो अब नए बनेंगे, उनमें N14 होगा, उनके डीएनए में अमोनिया जो नाइट्रोजन होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल वाला होगा, वो आइसोटोप नहीं होगा। उसको अगर एक ही जनरेशन के ग्रो कर रहे हम, इसको बहुत सारे जनरेशन के लिए ग्रो कर दिया, यानी अभी जनरली हम मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल जो सारे के सारे बैक्टीरिया, उनके सभी के डीएनए में N15 है पुराने इसके इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी हमने इसको एक ही जनरेशन के लिए ग्रो किया और डीएनए आइसोलेट किया, उसका एक प्रोटोकॉल रहता है। और हमने अभी हमने नहीं, एक्चुअली उन्होंने, साइंटिस्ट जो अपने मिसेल्स एंड स्टार थे, उन्होंने क्या किया, इसको अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, यानी एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ले ली, उसमें सीजियम क्लोराइड डाल दिया और उसमें ये डीएनए आइसोलेट किया था वो डाल दिया, और वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाने के लिए छोड़ दिया, ठीक है? तो अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो, जो भी लो डेंसिटी वाले रहेंगे मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर रहेंगे, मॉडरेट डेंसिटी वाले बीच में रहेंगे, और हाई डेंसिटी वाले मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है? अगर अगर दोनों के दोनों लाइट बैंड है, दोनों के दोनों लाइट लाइट, और इसका क्या मतलब है, एक मिनट देख लो। ये देखो, अगर मान लो ये, सॉरी, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। अगर दोनों के दोनों लाइट बैंड है, यानी नॉर्मल उसमें नाइट्रोजन है, तो वो अपने कहाँ आएंगे, यहाँ पर दिखेंगे अपने को, ठीक है? और अगर किसी मतलब सेमी कंजर्वेटिव है ना, उसमें एक N14 वाला है और दूसरा N15 वाला है, तो वो उनकी मॉडरेट डेंसिटी होगी, तो वो हमको कहाँ दिखेंगे, बीच वाले दिखेंगे। देखो, वन इज लाइट बैंड एंड अनदर इज द हेवी बैंड, इसलिए वो यहाँ पर दिखेंगे। और अगर उन दोनों के दोनों में हेवी बैंड है, यानी N15 वाले ही नाइट्रोजन है, तो वो हमको दिखेंगे हाई सोल्यूशन, यानी सबसे नीचे उनकी बैंड देखने को मिलेगी, ठीक है? देखो, यहाँ पे तुमको चीजें क्लियर होंगी। ये दोनों हमने क्या किया, शुरू में बैक्टीरिया को मीडियम में N15 वाले मीडियम पे ग्रो करते चले गए, इसलिए अभी फिलहाल सारे के सारे बैक्टीरिया के पास N15 ही है, इसलिए उनके डीएनए के बैंड्स को हम हेवी बैंड कहेंगे, ठीक है? और अगर एक जनरेशन के लिए उनको N14 वाले मीडियम पे ग्रो करते कर देंगे, तो ये हेवी बैंड एक ही जनरेशन है ना, तो हेवी बैंड आ गया। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक जो अब वो बनाएंगे, अब बनाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया, लेकिन अब कौन सा नाइट्रोजन यूज करेंगे, वो N14 वाला, इसलिए ये कौन सी बैंड होगी, अपनी लाइट बैंड। सेम यहाँ पर भी है, जो L हमने दिखाया वो क्या है, लाइट स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि N14 है। और अगर एक जनरेशन ग्रो कर लिया, उसमें से डीएनए आइसोलेट कर लिया, अब उसको सेंट्रीफ्यूज के लिए डाल दिया, तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखो, इसका ये मतलब हो जाएगा कि अब हमारे पास कौन सा डीएनए है, जिसमें एक लाइट बैंड है, दूसरा हेवी बैंड है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसलिए अब जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूज के बाद जो बैंड दिखेगा डीएनए का, वो कहाँ दिखेगा, बीच में दिखेगा, बीच में। और बीच में
बीच में दिख रहा है, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी मॉडरेट है, वो ना तो कम है ना तो ज्यादा है। यानी वो पूरे के पूरे दोनों के दोनों हेवी नहीं है या फिर दोनों के दोनों लाइट नहीं है, उसमें एक हेवी और एक लाइट है, उसकी वजह से वो मॉडरेट डेंसिटी शो कर रहे हैं। और इसी का क्या मतलब हो जाएगा फिर, अगर हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, हमको पता नहीं है, पूरा एक्सपेरिमेंट किया और हमने सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने देखा कि यार बैंड तो बीच में आ रही है, इसका क्या मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ठीक है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ एक जनरेशन के लिए था, अगर यही सेम प्रोसीजर हमने 2 जनरेशन फॉलो की तो क्या होगा। देखो, शुरू में वही कंडीशन है कि दोनों के दोनों अभी हेवी स्ट्रैंड है, क्योंकि हमने अभी तक पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया है वो N15 वाले मीडियम पे ग्रो किया है। उसको एक जनरेशन के लिए N14 वाले मीडियम पे ग्रो कर दिया, तो ऐसे बैंड आ गई अपने पास। यानी ये हेवी है, ये लाइट है, ये हेवी है, लाइट है, यानी मॉडरेट वाले हो गए। और अगर इसी को और कंटिन्यू किया तो N14 पे ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक जनरेशन हो गया, अब सेकंड जनरेशन के लिए भी N14 पर ही ग्रो कर रहे हैं। तो इसके बाद कैसे बैंड बनेंगे, ये इसका और इसका, ये हेवी बैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बैंड होगा, लेकिन मीडियम में तो N14 है इसलिए लाइट ही बनेगा। और ये ऑलरेडी लाइट है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मीडियम में N14 है इसलिए N14 वाला ही होगा, इसलिए लाइट बैंड ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर देखा जाए तो एल एल यानी लाइट लाइट वाले 2 बैंड है, ये वाला एंड ये वाला। और दूसरा कौन सा है, एच एल यानी हेवी और लाइट, हेवी और लाइट, ऐसे 2 बैंड है। और एच एच दोनों के दोनों हेवी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे देखो, एल एल वाले 2, एच एच वाले 2 एंड दी एच एच वाले 0, एच एल वाले 2, और टोटल मिला के 1 2 3 4 ऐसे 4 डीएनए के, डीएस स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड, 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए अपने पास अवेलेबल है। इस टाइप के क्वेश्चन नेट में आते हैं कि ऐसी अगर कंडीशन दे देंगे, तुमको सिचुएशन दे देंगे कि अभी तक उसको N15 वाले मीडियम पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी 2 जनरेशन के लिए उसको N14 पे ग्रो किया, तो उसमें कैसे बैंडिंग होंगे, लाइक हेवी बैंड्स कितने होंगे और हेवी लाइट कितने होंगे, लाइट लाइट कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो, अगर दोनों 2 स्टैंड एल एल वाले थे अपने पास, लाइक 2 लाइट लाइट थे, तो ये यहाँ पे शो करेंगे उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। और 2 अपने पास हेवी और लाइट वाले थे, तो यहाँ पे दिखने चाहिए वो। और हेवी हेवी वाले अपने पास बैंड नहीं थे, इसलिए बिल्कुल नीचे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि दिस टाइप ऑफ बैंडिंग ऑब्जर्व ड्यू टू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव है इसलिए इस टाइप के बैंड दिखने को मिलेंगे। देखो, मैंने अभी शुरू में बताया था कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव लाइक डिस्पर्सिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन नेचर में अवेलेबल या फिर दिखे नहीं जाते, लेकिन फिर भी इमेजिनरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो देखो, सेम क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर जो रेप्लिकेशन का मोड अगर डिस्पर्सिव टाइप होता, मान लो 2 जनरेशन पे ग्रो करने के बाद, तो क्या होता। तो सारे के सारे जो स्ट्रैंड्स है वो कैसे होते, लो डेंसिटी वाले होते, क्योंकि उनमें मिक्स हो रहा है पूरा। अगर मान लो मिक्स हो रहा है तो उसमें मॉडरेट या फिर हाई डेंसिटी वाले नहीं रहेंगे, पूरे के पूरे लो डेंसिटी वाले रहेंगे। और अगर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ होता तो हेवी वाले हेवी की तरफ जाते, लाइट वाले लाइट की तरफ जाते। इसलिए एक तो लाइट लाइट है और हेवी हेवी है, मॉडरेट का उसमें नामो निशान नहीं रहता है, अगर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता तो। और ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अब मुझे पता चलेगा तुमको कितना समझा है। तो देखो, अगर N4 हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें N15 पे ग्रो कर रहे थे, ठीक है, N15 पे ग्रो किया शुरू में, और जो हम शुरू कर रहे थे एक्सपेरिमेंट उसमें हेवी हेवी बैंड से शुरू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है। यहाँ पे क्या है, शुरू में N14 पे उसको ग्रो कर रहे हैं, ई कोलाई को N14 पे ग्रो कर रहे हैं सेवरल जनरेशन, यानी सारे के सारे जो बैक्टीरिया उसको कंसिडर करना है कि वो N14 ही है सभी में। और फिर उसके बाद N15 पे उसको ग्रो करना है 2 जनरेशन के लिए, तो उसके बैंड्स कैसे आएंगे वो मुझे तुम बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको ये बातें डिस्कस करूंगा और इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।